चलो ध्यान दो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्या है? डिफाइन करो when various part of body work enough together in proper manner। और क्या बोलते हैं इसको? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये बात समझ में आया? जो हमारे बॉडी का अलग अलग ऑर्गन एक साथ काम करते किसी सेम फंक्शन के लिए, तब उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या क्या है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हम लोग को पढ़ना है, दो चीज पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जो बॉडी में कंट्रोल होता है वो ब्रेन के कारण होता है। जिसके कारण है ब्रेन क्या कर रहा है? जो पार्ट ब्रेन तुम्हारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, कंट्रोल टू द पार्ट्स ऑफ बॉडी। कोऑर्डिनेट कौन कर रहा है? कोऑर्डिनेशन दो चीजों से होता है। ये दो तरह का है कोऑर्डिनेशन। एक तुम्हारा है केमिकल कोऑर्डिनेशन और एक इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन है। कैसा है? ये हो रहा है स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड, और एक केमिकल कोऑर्डिनेशन। समझ में आई? स्पाइनल कोड के कारण जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन। और जो केमिकल के कारण होता है, यहाँ केमिकल क्या है? हार्मोन्स है। इसको हम लोग कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन। जल्दी से लिखो। स्पाइनल के जगह पे नर्वस भी लिख सकते हो। यहाँ क्या लिख लो? नर्वस। आगे बताएंगे स्पाइनल कोऑर्डिनेशन क्या है। नर्वस के बाद नहीं दिख रहा है।
इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन सिर्फ एनिमल में होता है, ऐसा है। प्लांट में इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। दोबारा लिख देते हैं, लिख लो पहले इतना। हो गया। बताएं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या है। हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं। सारे ऑर्गन की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम बनाता है और वो किसी एक पर्पस के लिए काम करता है। हम लोग इससे पहले पढ़े न्यूट्रिशन में डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े, रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े, ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़े, एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़े। इन सब में देखे कि बहुत सारा ऑर्गन एक साथ एक फंक्शन के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से तो कोऑर्डिनेट हो रहा होगा ना बॉडी में। इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि हमारे बॉडी में कोऑर्डिनेशन किस तरह से है। समझ में आया? हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ जो हो रहा है वो ब्रेन के अंडर में हो रहा है, सब ब्रेन को पता है। या किसी भी तरह का जो चेंजिंग भी होता है हमारे बॉडी में वो किसके अंडर में होता है, ब्रेन के अंडर में होता है। वही सीखना है कि किस तरह से हो रहा है। लिख लिए? जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। ब्रेन पढ़े हो? ब्रेन का कितना पार्ट? कौन पार्ट? फॉर ब्रेन में क्या होता है? हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में होता है। फोर ब्रेन में होता है तो फोर ब्रेन में क्या होता है? चलो ठीक है, पढ़ेंगे आज आगे। ब्रेन मिटा दे। हाँ, अब इस बात को समझो कि नीचे लिखे, इसको दोबारा लिख रहे हैं। देखो दो तरह का कोऑर्डिनेशन अपनी बॉडी में। एक जो ब्रेन कर रहा है, एक जो ब्रेन कर रहा है वो एक कोऑर्डिनेशन है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर जितने भी ग्रोथ है, ग्रोथ या कोई भी फंक्शन जो तुम्हारे बॉडी में हो रहा है ऑर्गन के द्वारा या ऑर्गन सिस्टम के द्वारा, वो किसके अंदर में हो रहा है?
ब्रेन के अंदर में हो रहा है, ये ब्रेन कोऑर्डिनेट कर रहा है। ब्रेन all the functions and growth in human body occurs under control of ब्रेन। अभी बस इतना बात इसमें याद रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें दो चीज है। ये ब्रेन के बाद अगर नर्वस सिस्टम की बात करोगे तो इसमें कोऑर्डिनेशन कितने चीजों से हो रहा है। क्या क्या था, नर्वस में एक तो इलेक्ट्रिकल था, इलेक्ट्रिकल, और दूसरा था केमिकल। ध्यान से सुनो जो बता रहे हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल प्रोवाइड होता है हमारे बॉडी में, वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल में होता है। कभी भी किसी प्लांट में न्यूरॉन के द्वारा इलेक्ट्रिकली कुछ सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया जाता। ये सिर्फ किस में होता है, इलेक्ट्रिकली कोऑर्डिनेशन सिर्फ एनिमल्स में होता है। कभी प्लांट में इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। क्या लिखोगे, केमिकल में तुम्हारा हॉर्मोन्स आएगा। हॉर्मोन्स पता है क्या, वो लिखेंगे फंक्शन कंट्रोल्ड बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ओनली इन एनिमल्स। इसका मतलब कि प्लांट में नहीं होता होगा, लेकिन जो हार्मोनल या केमिकल फंक्शन है ये एनिमल्स में भी होता है और प्लांट्स में भी होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे फाइटो हार्मोन्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट by chemicals occurs in animals as well as in plants। इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्लांट में नहीं जाता है, ये बात याद रखना। जल्दी लिखो। हो गया। देखो, इसको तुम हार्मोनल में ग्लैंडुलर में रख सकते हो, लेकिन कभी कभी नर्वस सिस्टम अभी बताएंगे कि इसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, वो भी तो केमिकल है। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम सुने हो, जो अपना न्यूरॉन सेल है कुछ केमिकल्स निकालता है। एक एग्जाम्पल अभी तुमको हम बताते हैं। मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पढ़े हो, तुम्हारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से हम और तुम मूव करते हैं। वो किसके कारण होता है, नर्वस सिस्टम के कारण ही होता है, न्यूरॉन के कारण। अभी दे रहे एग्जाम्पल।
इसको या तो तुम इलेक्ट्रिकल को सिर्फ रख सकते हो नर्वस कोऑर्डिनेशन में, समझे? ये तुम्हारा हार्मोनल ग्लैंडुलर में आ जाएगा। मिटा दें? As well as in plants. केमिकल कोऑर्डिनेशन हम एनिमल्स में भी होता है और प्लांट में भी होता है, बट इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? एनिमल में होता है। हो गया तो बोलो आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन हर सेल के पास नहीं होता है। हमारे बॉडी में बहुत सेल है, लाखों सेल्स हैं, क्या हर सेल के पास इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन है? नहीं, लेकिन हार्मोनल या केमिकल कोऑर्डिनेशन अपने हर एक सेल के पास होता है। समझ में आया? मिटा दे। क्या लिखोगे? Electrical coordination. Electrical coordination do not connect each and every cell of your body. हमारे बॉडी के हर एक सेल के पास इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, लेकिन जो हम दूसरी बात कर रहे थे केमिकल कोऑर्डिनेशन की, केमिकल कोऑर्डिनेशन हैज ईच एंड एवरी सेल ऑफ the body, either in plant or in animals. समझ में आया? इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो है वो न्यूरॉन के द्वारा छोड़ा जाता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है? इलेक्ट्रॉन के द्वारा। Electrical impulses are in control of nervous system, while chemical control किसके पास होगा? ग्लैंड के पास। While chemical coordination occur under the glands. ग्लैंड्स पढ़े हो? ग्लैंड से क्या सिक्रीशन होता है? सिक्रीशन ऑफ हॉर्मोन्स। हर हॉर्मोन्स का एक खास फंक्शन होता है। एग्जाम्पल्स
इससे पहले हम लोग पढ़े डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारा ग्लैंड था। जैसे ग्लैंड का नाम बताओ। पैंक्रिएटिक प्यूटिट्री, हाँ ब्रेन में ही होता है। क्या रिलीज हाइपोथैलेमस भी होता है। प्यूटिट्री के बारे में तुमको बताए होंगे। प्यूटिट्री ग्लैंड्स are the master glands of our body। ये सारे ग्लैंड्स को कोऑर्डिनेट करता है हमारी बॉडी में, क्योंकि ये कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। सबके ऊपर इसका नजर होता है। इससे एक खास तरह का हार्मोन इससे एक खास तरह का हार्मोन रिलीज होता है, तुमको रिप्रोडक्शन में बताएंगे कि प्यूटिट्री ग्लैंड जब हम लोग एज ऑफ प्यूबर्टी में आते हैं तो सबसे पहली जो हार्मोन्स है, जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स कहलाता है, यही रिलीज करता है, समझे? इसके बाद ही हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हार्मोन्स बनना शुरू होता है, तब जाकर गैमेट बनता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है ये बताओ? ग्रोथ हार्मोन बहुत सारा रिलीज करता है। GnRH क्या बोलते हैं? प्यूटिट्री रिलीज GnRH। इसका फुल फॉर्म होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन ये मेल और फीमेल दोनों में होता है, समझे? ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। लिखो जल्दी। हाँ, अभी पढ़ेंगे ब्रेन। चलो गप मत करो, क्या हुआ? हो गया? लिख लिए? हाँ, क्या हुआ? जल्दी जल्दी इरेज करे। शांत रहो। क्या हो गया? हाँ, लिखे जो इससे पहले हम बता रहे थे वही उसी के बारे में लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन जो हमारे अंदर है वो पूरे बॉडी में नहीं होता है। हर सेल के पास
नहीं होता है, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन हर सेल के पास होता है। एक चीज और लिख सकते थे, तुमसे पूछा गया कि कौन सा कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है, इलेक्ट्रिकल या हार्मोनल। इलेक्ट्रिकल ऑब्वियस सी बात है फास्ट होता होगा, है ना। ये जो कोऑर्डिनेशन होता है बहुत ज्यादा फास्ट होता है किसके कंपैरिजन में, केमिकल के कंपैरिजन में। इसलिए ये हर सेल को कनेक्ट नहीं कर पाता, जल्दी में करोगे तो हर सेल के पास नहीं जा पाता है, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी के हर एक सेल के पास होता है। एक और इन दोनों में डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में होता है, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन एनिमल्स और प्लांट दोनों में होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आर कंट्रोल बाय नर्वस सिस्टम। ये किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, नर्वस सिस्टम। बट जो केमिकल कोऑर्डिनेशन को ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ग्लैंड अपना सिक्रीशन करता है हार्मोन्स का, अलग अलग हार्मोन्स का फंक्शन अलग अलग है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसी का एक एग्जाम्पल दिए, प्यूटिट्री ग्लैंड का GnRH नाम का हार्मोन रिलीज करता है, जो पूरे बॉडी में और जितने भी ग्लैंड्स है उन सब के ऊपर इसका क्या होता है, कंट्रोल होता है। इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? इसका GnRH देखो हम बताएंगे, जब हम लोग ये जो प्यूबर्टी में आते हैं ना, तो GnRH अपना ब्रेन से रिलीज होता है। ये जाता है ब्रेन के हाइपोथैलेमस के पास। कहाँ? हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट भी है और एक ग्लैंड भी है एक तरह का। जब GnRH स्टॉप करता है हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस दो तरह का हार्मोन्स रिलीज करता है, FSH और LH। FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, समझे, और LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। ये दो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं। अगर मान लीजिए दोनों में होता है, मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। FSH फीमेल के ओवरी में जाता है, और ओवरी भी एक तरह का ग्लैंड है, पढ़े होगे। ओवरी से ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन्स निकलता है, पढ़े हो? जब नहीं पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन में। ईस्ट्रोजन का काम क्या है, ओवरी से ओवम बनाता है। क्या बनाता है? ओवरी के अंदर बहुत सारा ओवेरियन फॉलिकल होता है। हर मंथ में एक ओवेरियन फॉलिकल को वो क्या कर देता है, मैच्योर कर देता है। और जब ओवरी से ओवम बाहर निकलता है उसको हम लोग ओवुलेशन कहते हैं। तो किसकी वजह से हो रहा है? ईस्ट्रोजन की वजह से हो रहा है। लेकिन ओवरी स्टिमुलेट किसकी वजह से हुआ? ये नहीं होता तो तुम्हारा FSH रिलीज नहीं होता, FSH रिलीज नहीं होता तो ओवरी स्टिमुलेट नहीं होता, फिर ओवम बनता नहीं। यानी कि सब एक तरह से कोऑर्डिनेशन में है ना। ये हुआ इंटरकनेक्टेड है, ये हुआ उसके बाद दूसरा हुआ, फिर जाकर तीसरा हुआ। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्लियर होता जाएगा, बस याद रखो। हो गया? मिटा दे, गप मत करो। अब देखो एक तुमको क्लासिफिकेशन बताएंगे। हमारे अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दो तरह का है। कितने तरह का? दो तरह का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एक को हम लोग कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक को हम लोग कहते हैं, इसको CNS के नाम से भी जानते हैं। एक को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसको क्या बोलते हैं? CNS कहते हैं शॉर्ट में। तो इनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा दो चीज आता है, एक ब्रेन, जो ब्रेन है वो किसमें आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और एक आता है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड का नाम कौन कौन सुना है? स्पाइनल कोड, जो वर्टिब्रा है ना, अपना पीछे का बैक बोन, नीचे पीछे का बैक बोन,
बैकबोन जो तुम्हारा नाम ही है बैकबोन, यानी बोन है पूरा का पूरा, समझे? उसके अंदर से एक वायर लाइक स्ट्रक्चर पास हुआ है, उसको हम लोग स्पाइनल कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? वो बना है न्यूरॉन सेल से। पूछेगा स्पाइनल कोड किस चीज से बना हुआ है? न्यूरॉन सेल से बना। उसका फंक्शन आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो क्या लिखोगे? वायर लाइक structure which are formed by neuron cell। ये 9th क्लास में अगर न्यूरॉन सेल पढ़े हो तो यहाँ बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इस पीएनएस में कितना चीज है? 2 चीजें। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कितना चीज? तो क्या क्या है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में? एक तो तुम्हारा क्रेनियम नर्व है जो ब्रेन के पास होता है। क्रेनियम नर्व कहाँ होता है? ब्रेन के पास। क्रेनियम नर्व। और एक होता है स्पाइनल नर्व होता है, जिससे स्पाइनल कोड बना, उसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। एक इसमें आएगा पेरिफेरल में। पेरिफेरल में और भी है, हमारे बॉडी के जो भी डिफरेंट पार्ट्स में न्यूरॉन हैं, उनको भी हम लोग स्पाइनल नर्व ही बोलेंगे। हो गया? क्या लिख लिए? गप मत करो, तुम वहां से उठ जाओ, बहुत गप। हो गया? ये लिख लिए? इन सारी बात को लिख देते हैं अब। ध्यान से पढ़ोगे तो चैप्टर बहुत आसान है। इसमें एक पार्ट और पढ़ेंगे, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हम लोग को 2 चीज पढ़ना है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन या एनिमल्स, और दूसरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ये बात हम बताए नहीं, पहले हम एनिमल में पढ़ाना शुरू कर दें, क्योंकि एनिमल में समझ जाओ तो प्लांट में बहुत आसान है। ठीक है? देखो क्या लिखे थे? ये जो अपना कोऑर्डिनेशन में 2 चीज लिखा हुआ है, control and coordination are divided into 2 parts। क्या क्या है? एक को CNS बोले और दूसरे को CNS बोले। CNS का मतलब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो बीच में, जिसमें तुम्हारा 2 चीज बताए, एक तो ब्रेन आया और इसमें दूसरा कौन आया? स्पाइनल कोड। ये 2 जो मेंबर है तुम्हारा CNS का पार्ट है,
और बाकी का जो न्यूरॉन से बना हुआ जितना चीज तुम्हारे बॉडी में है वो किस में आता है, पीएनएस में आता है। इम्पोर्टेंट दोनों है, ऐसा नहीं कि दोनों में से कोई एक अगर नहीं रहेगा तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, दोनों मिलकर ही कोऑर्डिनेट कर पाता है, समझे। अब देखो सीएनएस और पीएनएस मिलकर क्या करता है, when CNS and PNS work together for us, for complete any type of stimulating factor का मतलब समझते हो, फैक्टर आगे बताएंगे तुमको। हमारे अंदर बहुत सारा चेंजिंग होता है, समझे, किसी तरह का कोई चेंजिंग हुआ तो इसमें दोनों पार्टिसिपेट होता है, किसी एक की वजह से किस चीज का, अब ठीक है। वो बात भी लिख दे क्या, स्पाइनल कॉर्ड वाला, स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम में कंफ्यूज नहीं करना, दोनों अलग चीज है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो वायर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इन अ वायर लाइक स्ट्रक्चर which are protected by the bone of vertebral column। वर्टिब्रल कॉलम 26 बोन से बना हुआ क्या है, देखो बना देते हैं, पीछे में बना दिया ऐसे लंबा, लिख लो। अभी पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों पढ़ना है न्यूरॉन का। एक एग्जाम्पल देने के लिए बोले थे, कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना बिटा इसको। देखो मान लो कि तुम्हारा मसल्स का कोई सेल है, कोई भी मस्क्यूलर सेल है, ठीक है, क्या है, मसल्स सेल। तुमको पता है कि तुम्हारा मसल्स सेल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्यों होता है। मान लो न्यूरॉन है इधर, न्यूरॉन तो पूरी बॉडी में फैला हुआ है, एक न्यूरॉन यहाँ भी, ठीक है, न्यूरॉन है तुम्हारा, बहुत तरह का नर्व सेल होता है, इसको क्या बोलते हो, एक लोग बहुत कम कर रहे हैं, समझे। एक टिपिकल न्यूरॉन सेल बनाए हैं, ये न्यूरॉन सेल का काम क्या है, तुम्हारे मसल सेल में, सेल के अंदर पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत अधिक होता है,
पोटेशियम आयन का कंसेंट्रेशन ज्यादा मसल सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और इस सेल के बाहर में होता है सोडियम आयन का कंसेंट्रेशन। Na+ को क्या कहा जाता है? सोडियम आयन। हम सीख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्शन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो ये भी न्यूरॉन के कारण हो रहा है। न्यूरॉन जो है कुछ केमिकल्स रिलीज करता है। देखो ये क्या है? ये ऐसा केमिकल है जो न्यूरॉन द्वारा सिक्रीट किया गया है। इस केमिकल को कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। क्या कहते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर। समझ गए? अब देखो, जब ये न्यूरॉन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है तो क्या होने लगता है सेल के अंदर? ये जो पोटेशियम आयन जो सेल के अंदर था वो सेल से बाहर जाने लगता है, ठीक है। और सोडियम आयन जो होता है वो सेल के बाहर जो है वो सेल के अंदर आने लगता है। बताओ इसके कारण क्या होगा? कुछ तो चेंजिंग होगा। ये जो सेल था वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है? ये सेल छोटा हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट होकर के। देखो कॉन्ट्रैक्शन हो गया इन मसल सेल। किसके कारण? किसके कारण हुआ? न्यूरॉन के कारण। इस प्रोसेस को हम लोग डीपोलराइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें पोटेशियम आयन सेल के बाहर जा रहा है और सोडियम आयन सेल के अंदर आ रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीपोलराइजेशन। क्या बोल रहा है? डिफ्यूजन। कहाँ डिफ्यूजन होगा? तो सेल मेम्ब्रेन है तो कुछ भी अंदर बाहर डिफ्यूजन से ही होता है। हाँ तो होगा, क्यों नहीं होगा? चलो एग्जाम्पल देकर लिख लो और गप मत करो। चलो एक बात बताओ कि रिलैक्स कैसे होगा? मान लो इसको कि इस रूप में तो रहने वाला है नहीं, वापिस रिलैक्सेशन होता है, तब कैसे होगा? पोटेशियम आयन अंदर कैसे आ जाएगा? ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होना बंद होगा। ये रिलीज होना बंद होगा तो पोटेशियम आयन बाहर जाना बंद होगा और सोडियम आयन अंदर आना बंद होगा। तो अपने आप ये सेल वापिस इस रूप में क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा। इस तरह से तुम्हारे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे और तुम्हारे अंदर होता है। जल्दी लिखो। हाँ किस लिए बनाए? नहीं बनेगा। लिख दे क्या इसमें जो हुआ है? When neurotransmitters released by neuron, potassium ions move outside to the cell, while sodium ion moves inside to the cell, cause depolarization and muscular contraction take place. Muscular contraction takes place.
हो गया। अब दो चीज पढ़ना है, नर्वस भी दो तरह का है, एक तुम्हारा सोमैटिक और दूसरा ऑटोमेटिक। जो सोमैटिक है तुम्हारे अंदर वॉलेंट्री फंक्शन को स्टिमुलेट करता है, और ऑटोमेटिक इसको कहता है इनवॉलेंट्री को। जल्दी जल्दी लिखो। हो गया? हाँ, क्या बोले? मसल्स गया। हो गया? नहीं समझ में आएगा तो बोलना कि आगे और नहीं समझ में आएगा, फिर ऐसा इसमें कुछ है नहीं। बेटा ले, दो तरह का नर्वस है। क्या है? नर्वस की बात कर रहे हैं। कितने तरह का है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ नर्वस। कौन कौन? एक को कह रहे हैं सोमैटिक और दूसरे को ऑटोमेटिक। जो खुद से हो रहा है ऑटोमेटिक। देखो क्या है ये, अपने बॉडी में दो तरह का फंक्शन होता है। या मसल से पढ़े हो तुम लोग तो जानते होगे कि तुम्हारे मस्क्यूलर टिश्यू दो तरह का होता है। एक वॉलेंट्री पहले सुन लो, लिखने का टाइम देंगे। वॉलेंट्री मसल्स एक ऐसा मसल्स है जो तुम्हारे ब्रेन के कंट्रोल में, हमारे कंट्रोल में, तुम्हारे ब्रेन के कंट्रोल में। और वो कौन कौन सा मसल्स है? तो जितना भी स्केलेटल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं जो मसल्स अपने बोन से कनेक्टेड है, वो सारे मसल्स अपने ब्रेन के कंट्रोल में है ना। लेकिन जो मसल्स तुम्हारे बोन से कनेक्टेड नहीं है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे हार्ट के आसपास में कोई बोन पड़े हो कभी? हार्ट हम पढ़ाए भी हैं, बताएं कि किसी तरह का कोई बोन था उसमें? नहीं था, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और या तुम जब एलिमेंट्री कैनाल पढ़ रहे थे तो एलिमेंट्री कैनाल में भी मसल सेल था, मस्क्यूलरिस पूरा एक लेयर था, याद है? एलिमेंट्री कैनाल का लेयर का नाम बताए थे सबसे अंदर, कौन बताएगा? कितना लेयर एलिमेंट्री कैनाल? वो भी गलत बोल रहे, 4 होता है। सबसे अंदर में म्यूकोसा का एक लेयर होता है, उसको म्यूकोसल लेयर कहते हैं, जिससे म्यूकस निकलता है। ठीक है, उसके सबसे नीचे से शुरू कर रहे हैं। जैसे ये ट्यूब है, मान लो डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्यूब है, तो सबसे अंदर में जो ट्यूब है इस लेयर को क्या कर रहे हैं? म्यूकोसा। उसके बाद सब म्यूकोसा, एक मोटी सी लेयर है मस्क्यूलरिस का। किसका? मस्क्यूलरिस, मसल्स है ना। और सबसे बाहर में जो होता है उसको सेरोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरोसा। तो तुम्हारे एलिमेंट्री कैनाल में भी मसल सेल है, और एलिमेंट्री कैनाल में जो भी चीज हो रहा है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होता है। हमारे कंट्रोल में होता है क्या? तुम्हारे फूड का मूवमेंट तुम्हारे कंट्रोल में है?
नहीं, अगर ऐसा होता तो हम लोग को डाइजेशन करना होता तो जल्दी कर लेते, अगर कहीं जाना हो या कुछ ऐसा हो तो जल्दी डाइजेस्ट करके ही जाते, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो अपने कंट्रोल में नहीं है। तो जितने भी सोमैटिक नर्व्स हैं या नर्वस सिस्टम है वो सब के सब तुम्हारे कंट्रोल में है, और जितने भी ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होते। इसी बात को बस लिख रहे हैं। Those nervous which are under control of body brain का मतलब इसको इनवॉलेंट्री भी वॉलेंट्री भी बोलते हैं। समझे? कॉल्ड सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, इस तरह का फंक्शन कहाँ हो रहा है तुम्हारे बॉडी में? एग्जाम्पल जैसे तुम्हारे कंट्रोल में क्या है, जितने भी तुम लिख सकते हो सेंस ऑर्गन लिख सकते हो। सेंस ऑर्गन आगे ऐसे बताए थे, सेंस ऑर्गन में जैसे तुम्हारा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, जैसे तुम स्मेलिंग कर सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो, ये सब तुम्हारे स्मेलिंग, टेस्ट ऑफ फूड, ETC, ये सब अपने कंट्रोल में। दूसरा है ऑटोमेटिक और इनवॉलेंट्री फंक्शन in our body commonly known by टेस्ट ऑफ फूड्स जो है वो भी अपने सेंस ऑर्गन से ही तो आ रहा है। टोटल 5 तरह का तुम्हारे पास सेंस ऑर्गन है, इसके जस्ट बाद तुमको अभी हम बता रहे हैं। ये ऑल इनवॉलेंट्री फंक्शन इन आवर बॉडी controlled by automatic nervous system अभी हम बता रहे हैं जो तुम बोल रहे हो, लिखो जल्दी। बहुत गप कर रहे हैं लोग। हो गया? किसका एग्जाम्पल लिखते हैं? अभी नीचे स्पेस नहीं है। हो गया? देखो तुम पढ़े हो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है, क्या पढ़े हो? तुम्हारे नर्वस सिस्टम को और क्लासिफिकेशन मिटा दे। ध्यान से तो सुनो, सब समझ में आ जाएगा।
वो आगे फिर से 2 क्लासिफिकेशन है। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ध्यान दो, क्या होता है? देखो सिंपैथेटिक ऑटोमेटिक में जो खुद से हो रहा है, जैसे हार्ट का फंक्शन, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन, ये खुद से हो रहा है, हमारे कंट्रोल में नहीं, लिख लो, समझे? पैरासिम्पैथेटिक में क्या है? देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमेशा स्मूथली काम करता है, इसमें कोई जल्दी नहीं है, समझ में आया? जो एक प्रॉपर मैनर में वर्क करता है, इसको बोलते हैं काम, एकदम स्लोली, इतना भी स्लोली नहीं, जैसा होना चाहिए उतना नहीं ये, लेकिन फास्ट काम करता है, वर्क फास्टली। मतलब इसका इधर ध्यान दो, देखो जैसे तुम्हारे अंदर स्लाइवेशन होता है, स्लाइवर बाहर आता है ना, उसके लिए तुमको कुछ करना नहीं पड़ता है, वो अपना होते रहता है। अभी जिस अकॉर्डिंग हम लोग अभी जैसे पढ़ रहे हैं, तो अभी भी स्लाइवेशन हो रहा है, जबकि खाना नहीं खा रहे। ऐसा नहीं कि जब खाना खाएंगे तभी स्लाइव होगा, शायद अभी जितना हो रहा है उससे थोड़ा बहुत ज्यादा होगा, लेकिन अभी भी हो रहा है। स्टिमुलेशन ऑफ स्लाइवेशन, स्टिमुलेशन ऑफ डाइजेशन, स्टिमुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सब किस में आएगा? सिंपैथेटिक में। नॉर्मली जो हो रहा है यही सब बात इसमें लिखना है। स्टिमुलेशन ऑफ आई ब्लिंकिंग, ये भी तुम्हारा है ना? आईलिड तो तुम बार बार अपने आई को साफ कर रहे हैं। एक्चुअली ये क्या करते हैं हम लोग, बार बार ऐसे हाँ, कुछ अंदर अगर चला गया तो वाइपर्स की तरफ उसको बाहर निकाल रहे हैं, हमेशा लिक्विड का सिक्रेशन हो रहा है। आंख से क्या निकलता है? लाइसोजाइम। आंसू में क्या होता है? लाइसोजाइम, एंजाइम है। आखिर क्यों तुमको क्या लग रहा है कि तुमको कोई डस्ट पार्टिकल जाता है तभी तुम्हारे आंख के अंदर कुछ गया है? बहुत सारा माइक्रोब्स है जो तुम्हारे बॉडी के अंदर जाना चाह रहा है, वो दिखता नहीं है तुमको, लेकिन वो आई के द्वारा जा सकता है, नोज के द्वारा जा सकता है, ओरल कैविटी द्वारा जा सकता है, हर जगह उसके लिए देखो बैरियर है। यहाँ माउथ में तुम्हारा स्लाइवा है, नाक में तुम्हारा म्यूकस है, बहुत सारा चीज है इसमें। म्यूकस के बाद तुम्हारा ये नोज हेयर भी होता है, वो भी फिजिकल बैरियर का काम करता है। उसी तरह से आंख में भी है, कान से नहीं जा सकता है, पता है? कान का अंदर से कोई दरवाजा नहीं, बंद है, वापस बाहर ही आना है उसको। ये क्या अंदर में कोई कनेक्शन है क्या इसका? कुछ नहीं होता है, ड्रम जैसा है, अंदर फिर क्लोज्ड है और फिर बाहर ऐसे ही बाहर से ही निकलना पड़ेगा। तो इसलिए अगर कुछ भी इन्फेक्शन कान से होता है, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं होता है, तो वो तुम्हारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन को खराब नहीं कर सकता है, लेकिन आंख के द्वारा अगर अंदर चला गया तो दिक्कत हो सकता है ना? ये पूरा अंदर से न्यूरॉन तुम्हारे बॉडी के बताएंगे, जो ऑप्टिक नर्व होता है वो क्रेनियम नर्व से क्या होता है? कनेक्टेड होता है, ठीक है? आई फ्लू। तो देखो अभी आया हुआ भी है, बच के रहना, समझे? चल, तो आई ब्लिंकिंग भी एक तरह का पैरासिम्पैथेटिक है। उसके बाद स्टिमुलेशन ऑफ डाइजेशन, फिर स्टिमुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। क्या ही गप कर रहे हो? हार्ट बीट आएगा कि नहीं इसमें? आएगा सर। बता रहे इस चीज को कंट्रोल कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इन सारे चीज को क्या कर रहा है?
कंट्रोल कर रहा है, एक प्रॉपर मैनर में इसके क्या कर रहा है, इसके काम ले रहा है, जैसे हार्ट है, आई है, डाइजेशन का काम है, ये सब जल्दी में नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। ये पैरासिम्पैथेटिक हो सकता है, जैसे तुम पूरा भरपेट खाना खा के बस दौड़ने चले गए, फिर इसमें आ जाएगा, सिम्पैथेटिक में नहीं आएगा, फिर स्टिमुलेट जैसा होना चाहिए सब ऐसे नहीं हो, शायद तुमको वॉमिटिंग हो जाए उस वक्त, अगर बहुत एकदम पेट भर के खाकर तुम दौड़ने चले गए या कहीं भी चले गए, गाड़ी में बैठ गए, तो इस तरह से तो ये सिंपैथेटिक मतलब काम नॉर्मली हो रहा है। एब नॉर्मली जो होगा वो किसमें आएगा, पैरासिम्पैथेटिक में आएगा। अब इसमें बहुत लिख दिए, इसमें क्या लिखोगे, हार्ट बीट क्या हो जाएगा, फास्ट हार्ट बीट, फास्ट हार्ट बीट। फिर तुम्हारा ये जो डाइजेशन स्टिमुलेट हो रहा है, ये स्टिमुलेट होना बंद हो जाएगा, है ना। तो एक चीज और है पैरासिम्पैथेटिक में, जैसे जो स्लाइवेशन है ना, हमारा स्लाइवेशन, जैसे तुम बहुत ज्यादा अगर गुस्से में हो गए हो तो तुम्हारे अंदर स्लाइवा नहीं बनता है, नोटिस किया हो। जो आदमी का बीपी बहुत हाई होता है हमेशा गुस्से में होता है, लेकिन ये तुम अभी किसी से सुबह सुबह झगड़ा कर लो, दो चार तुम्हारे दिमाग में अब तुम्हारे दिमाग में वही सब बात चलते रहेगा सारा दिन, स्लाइवेशन भूख नहीं लगता है उस आदमी को, देखे हो आप, स्लाइवेशन होना बंद हो जाता है, वो किसमें आएगा, पैरासिम्पैथेटिक में। स्टॉप, नॉर्मल हो जाएगा। हाँ, इनहिबिशन ऑफ स्लाइवेशन। अब ऐसा नहीं कि हार्ट बीट बंद हो जाएगा, हार्ट बीट और फास्ट हो जाएगा, समझे। उस वक्त जब तुम गुस्से में आते हो तो ये तुम्हारा हार्ट बीट क्या हो जाता है, सर्कुलेशन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, फास्ट सर्कुलेशन। कुछ कुछ चीजें घट जाता है, जैसे डाइजेशन क्या हो जाएगा, डाइजेशन स्लो, आई ब्लिंकिंग भी क्या हो जाएगा, एबनॉर्मल हो जाएगा, वो अलग चीज है। जब तुम गुस्से में आते हो तो आंख भी तुम्हारा ऐसे ऐसे बंद होने लगता है, नोटिस करना, नींद में नहीं। अब करना, हो गया। पैरासिम्पैथेटिक के बाद दिखा, नहीं क्या नहीं होते, फालतू का तो बिल्कुल नहीं होते, इसीलिए तुम लोग को भी नहीं डांटते। देखो कभी डांटते हैं, मारते नहीं है, तुम लोग से बड़े बड़े बच्चों को ही पढ़ाते लेकिन कभी मारते नहीं है, समझे। चलो, गुस्सा होना अपनी, आज सीख लो ये बस, गुस्सा होना अपनी नुकसान है, समझे। तुम गुस्सा होगे तुम्हारा बॉडी में एबनॉर्मलिटी आएगा, अल्टीमेटली हर तरफ से जो तुम नुकसान है तुम्हारा ही है, किसी और का नहीं है। अब तुम बहुत सारे लोगों को देखो फालतू का रोड पे किसी को चिढ़ा रहा है, वो उसको बोला, अब चिढ़ाओगे तो तुमको कोई बोलेगा ही, तुम्हारा भी गुस्सा आएगा, कोई काम का नहीं है। तुम धीरे देखो, हर चीजें तो बॉडी में धीरे धीरे बढ़ता है और एक टाइम आता है कि एकदम लिमिटेशन से ऊपर चला जाता है। तो ये मेंटल जो बोलते हैं ना, मेंटल फ्री होना, ऐसे लोगों को बोलते हैं, ऐसे लोगों को नहीं बोलते हैं। ये पैरासिम्पैथेटिक कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं होता है, और इसलिए तुमको बता रहे हैं ये चीजें, तो इसलिए गुस्सा होना अच्छी बात नहीं है। और एक्चुअली गुस्सा भी आता है ना अपने ब्रेन से ही आता है। तुमको अपने से बड़े लोगों पे कभी गुस्सा आता है? अगर आता भी है तो तुम जाहिर नहीं कर पाते। तुमको पता है कि गुस्सा हमेशा अपने से छोटे लोगों पे हम लोग अपना शो करते हैं, बड़े लोगों पे अगर आता भी है तो अंदर में कुछ नहीं, आपको पता है कुछ कर नहीं सकते, मिटा दें।
गप मत करो, इसको इरेज कर ले। अब तुमको एक बात समझ में आ रहा होगा, जितने भी फंक्शन हो रहा है सब न्यूरॉन के कारण है। ये नर्वस सिस्टम बना किससे है? न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं इस न्यूरॉन सेल का कि न्यूरॉन सेल है कैसा, दिखता कैसा है। ठीक है, देख लियो ये। हाँ, ये हर चीज को बढ़ा देता है, समझे, इंक्रीज कर देता नर्वस सिस्टम किससे बना है? कौन सा सेल से? नर्वस सिस्टम is made up of different types of neurons। अभी आगे हम बताएंगे different types of neurons क्या क्या है। different types of neuron cell, समझ में आया? अभी न्यूरॉन सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है बहुत तरह का न्यूरॉन, लेकिन सारे में सिमिलरिटी, मतलब स्ट्रक्चर सबका क्या है? सिमिलर है, फंक्शन अलग अलग है। समझ में आया? स्ट्रक्चर बेसिक है सबका, तो एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे न्यूरॉन का। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन कोई नहीं समझेगा, नेफ्रॉन किडनी में होता है वो अलग चीज है, न्यूरॉन अलग चीज है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन सेल कैसा होता है? ट्री देखियो, ट्री, हाँ, आगे में इसका जो हेड वाला पोर्शन है कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। गप कम करो तुम। एक लॉन्ग इस तरह से इसका बॉडी है, ठीक है, किसके ऐसा लग रहा है? न्यूरॉन का कुछ पार्ट्स भी है, ठीक है। ये लंबा सा जो लेंथ है इसको क्या बोलते हैं? ध्यान से सुनो, नहीं तो गलत पता है और गलत याद रखते हैं, ठीक है। नाम लिख रहे हैं यहाँ पे। एक इसका डोमिनेंट न्यूक्लियस भी है। अपने बॉडी का सबसे लंबा सेल होता है न्यूरॉन। क्या है? ह्यूमन बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। तुम पढ़े होगे इससे पहले। अच्छा तो नहीं बना है, उतना अच्छा नहीं बन पाया है, कोई बात नहीं, ठीक है। देखो इसको सबसे ऊपर में जो हेयर लाइन प्रोजेक्शन दिखा है पतला पतला, इसको डेंड्राइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स होता है, ठीक है। ये बीच में क्या है? ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। अब हर सेल में, हर यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है ना। ये पूरे आगे का जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग सेल बॉडी के नाम से जानते हैं। सेल बॉडी, या इसी को क्या कहते हैं? साइटोन कहते हैं, साइटोन। समझ में आया? तो यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को हम लोग एक्सोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस लेंथ को कहते हैं। अभी इस पार्ट को कोई बोल रहा था, इसको एक्सोन नहीं बोलते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एक लंबा सा लेंथ है इसको क्या कह रहे हैं? एक्सोन कह रहे हैं। ये बात समझ में आ गया? इस सबसे लास्ट वाले पोर्शन को हम लोग नर्व इंडिया एक्सोन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। इन सारे पोर्शन को
या तो तुम नर्व एंडिंग कह दो या एक्सोन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। एक बेसिक स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का। हाँ आया था क्या? स्कूल में ये सब पढ़ाई हो गया है? हाँ? ये पूछता है स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ न्यूरॉन या नेफ्रॉन। क्लास 10th में भी तुम्हारा आएगा। क्लास 10th में नेफ्रॉन आने का ज्यादा चांसेस है क्योंकि न्यूरॉन तुमको क्लास 9th में ही पढ़ना था। यहाँ किडनी वाला नेफ्रॉन आता है। सर आए थे क्या अभी? हाँ कॉल किए। हो गया? अब देखो इसी से दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड होता है। हेलो तो ठीक। देखो इसी से दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड होता है। सब एक दूसरे से। मान लो दूसरा कैसे होगा? इससे ये जो एंडिंग है उसका यहाँ आ जाएगा, समझे? इस तरह से एक लंबा सा चेन बनते जाता है। काम क्या है ये देखो। नाम याद हो गया? सबसे आगे में देखो तो सेल बॉडी में क्या क्या है? डेंड्राइट्स है, न्यूक्लियस है, पूरे को एक साथ सेल बॉडी या साइटोन बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक के लेंथ को क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। सबसे लास्ट में क्या है? अब देखो इन सब में तुमको क्या लग रहा है? खाली होगा? खाली नहीं होता, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है। जो साइटोन वाला पोर्शन है इसमें डेंस साइटोप्लाज्म, और ये सब पोर्शन में भी क्या है? साइटोप्लाज्म ही है। देखो जो अभी तुमको हम एक एग्जाम्पल मस्क्यूलर कॉन्ट्रैक्शन का दिए थे ना, यही साइटोप्लाज्म भी तो न्यूरो ट्रांसमीटर का काम करता है। आगे तुम्हारे बॉडी में न्यूरॉन सेल एक्साइटेबल सेल्स के नाम से जाना जाता है। एक्साइट होता है, जब भी एक्साइटेशन होता है तो दूसरे सेल को ये क्या कर सकता है? दूसरे चेन के स्ट्रक्चर को बदल सकता है। जैसे मसल सेल को कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है। जब एक्साइट करता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है ना, मसल सेल क्या हो जा रहा था? कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा था। इसके कारण ये एक्साइटेबल टिश्यू है तुम्हारे अंदर। मिटा दे इसको। देखो डेंड्राइट्स का काम है, एक तुमको स्टिमुलस समझते हो, जो तुम्हारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजिंग हो रहा है सब क्या है? एक तरह का स्टिमुलस है। तो हर स्टिमुलस को कैरी कौन करता है? डेंड्राइट्स। मान लो हमारे अंदर 3 तरह का न्यूरॉन है। कितने तरह का? अब चलो नाम बता देते हैं, ध्यान से पहले सुनो। मोटर न्यूरॉन सबसे पहले नहीं बोल देंगे। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन है, सेंस करवाता है। जिससे हम अभी गर्मी नहीं लग रहा है तुमको, ठीक है? ये सेंस किसके कारण आ रहा है? अभी मत बोलना कि हवा देख रहे हैं कि फैन चल रहा है तो गर्मी नहीं लग रहा है। ये देखने के कारण नहीं हो रहा है। तुम्हारे सेंस भी तुम्हारे बॉडी में काम कर रहा है। अगर बंद करेंगे तो आंख बंद भी रखोगे तो गर्मी लगता है, ऐसा नहीं कि देखते हैं तभी लगता है। तो ये सेंस किसके कारण आ रहा है? उसके लिए भी तुम्हारे बॉडी में एक न्यूरॉन है ना? उसको सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। एक है तुम्हारा मोटर न्यूरॉन। ये सेंसरी न्यूरॉन किसी भी स्टिमुलस को सेंस करके कैरी करके तुम्हारे ब्रेन तक ले जाता है। कहाँ तक? और ब्रेन तुम्हारे बॉडी में रिस्पॉन्ड करता है किसी भी फैक्टर को। फैक्टर कुछ भी हो सकता है। अब जो भी रिस्पॉन्ड किया तो वो रिस्पॉन्स को जो लेकर के जो न्यूरॉन आता है उसको हम लोग मोटर न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन दोनों के बीच में एक और न्यूरॉन होता है जिसको हम लोग इंटर न्यूरॉन कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो होता है उसको क्या कहते हैं? इंटर न्यूरॉन। तो टोटल कितने तरह का न्यूरॉन हो गया? 3 तरह का। इन तीनों को ही पढ़ लेते हैं। ये हो गया, सबका हो गया। इसके बारे में पहले लिख देते हैं। हाँ
डेंड्राइट्स क्या है? The part of neuron like projection of neuron which carry stimulus in our body to transport to the ब्रेन। किसी भी स्टिमुलस को कैरी करता है और कहाँ पे पहुंचाता है? ब्रेन को। इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स कहते हैं। ये पाया जाता है डेंड्राइट्स के साइटोन वाले रीजन्स में। कहाँ होता है? एयरलाइन की होता है। फाउंड इन, वो याद रखना है, इन द रीजन ऑफ सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। समझ में आया? ये जो है ये सिर्फ सेंस कर सकता है स्टिमुलस को, कैरी कर सकता है, इसके अलावा इसका कोई काम है नहीं। अब इसके बाद क्या था? साइटोन था। साइटोन, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, जो होता है ना केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो तुम्हारे न्यूरॉन के साइटोन या सेल बॉडी वाले रीजन्स में केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। होता है वहाँ पे बहुत सारा साइटोप्लाज्म है। तो जो भी स्टिमुलस होगा केमिकली ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा? साइटोन से। स्टिमुलस या साइटोन के बारे में पहले लिख लो। द पार्ट ऑफ न्यूरॉन where nucleus and dense cytoplasm are found। यहाँ पे क्या होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन occurs in the cytone of neuron। ये बात समझ में आ गया? एक लेंथ था, उस लेंथ को क्या बोले थे? एक्सोन। द लेंथ, एक्सोन के बारे में लिखना है। द लेंथ between cytone and nerve ending called axon, where chemically stimulus transported to the another neuron। जल्दी लिखो। जल्दी लिखो, 5 मिनट और है अपने पास। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन बता देते हैं, इसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे। जल्दी लिखो। हो गया? लिखते समय कम से कम शांत हो गई, तब समझ में आएगा कि लिख क्या रहा है। ये बात करता है।
यहाँ ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, एक्चुअली पढ़ना है कि जाकर 11th में पढ़ोगे तो तुमको पढ़ना है केमिकल कंट्रोल और अच्छी बात है, कोई नहीं। बायोलॉजी तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, मिटा दें। देखो पढ़ने वालों के लिए नहीं है, फील्ड नहीं है, सॉरी नहीं पढ़ने वालों के लिए फील्ड है ही नहीं, पढ़ने वालों के लिए है, तुम जो लोगे सब पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान की बात बताएंगे, मिटा दे ये। इरेज कर दे, एक बस टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। हमारे बॉडी में टोटल कितने तरह का न्यूरॉन है? 3 टाइप्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन in our nervous system. क्या है? फर्स्ट सेंसरी न्यूरॉन, इसके बाद इंटर न्यूरॉन, इसके बाद मोटर न्यूरॉन। समझ में आया? ये 3 तरह का न्यूरॉन है, इन तीनों का स्ट्रक्चर पढ़ना है। स्ट्रक्चर उसके बाद पढ़ेंगे कि किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है किसी भी स्टिमुलस को।